हमें पता है ABCD में E पहले आता है और I बाद में आता है, तो मैंने इसको बिल्कुल इसी तरह पहले एक्सेलेशन एक्सपायरेशन के लिए ग्रिड बनाइए, फिर इनहेलेशन और इंस्पायरेशन के लिए बनाइए। इनहेलेशन और इंस्पायरेशन एक ही चीज़ के दो नाम है, कोई भी चीज़ आए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, एक ही बात हो रही होती है। इसी तरह एक्सेलेशन और एक्सपायरेशन एक ही चीज़ के दो नाम में आए तो कोई कंफ्यूज होने। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि फेजेस ऑफ ब्रीथिंग इनहेलेशन और एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन को हम कैसे याद करें ताकि हमें एमसीक्यूज करने में आसानी हो, क्योंकि अक्सर हम एग्जाम्स में ना हम भूल जाते हैं छोटी छोटी, ऑल्दो हमें पूरा मैकेनिज्म पता होता है फिर भी। तो अगर यहाँ पे नोट करो तो पहले मैंने डी लिखा, फिर ई, ये पूरा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, फिर आई आता है हमारे पास, ठीक है, फिर पी। तो ये पूरा अगर इसमें पूरा अगर नोट करो एक्सपायरेशन को, तो रिब केज भी रिलैक्स हो रहा है, डायफ्राम भी रिलैक्स हो रहा है, एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो रहे हैं, इंटरनल कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, ठीक है। अगर मैं यहाँ का IN ले लूँ और यहाँ से C ले लूँ तो फिर ये क्या हो जाता है INC, ठीक है, INC। और ये किसके इनिशियल्स होते हैं, इंक्रीज के, ठीक है। तो मगर अच्छा, मुझे अगर ये सब याद हो गया तो मैं आसानी से याद कर लूँगी कि मेरा प्रेशर भी जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। एक दफ़ा मुझे ये याद हो गया, एक बार मुझे ये वाला टेबल याद हो गया। क्या याद हो गया कि एक्सपायरेशन में रिबकेज रिलैक्स होता है, डायफ्राम रिलैक्स होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता है। ट्रिक्स है कि DE और रिबकेज सब साथ जा रहे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इंटरकोस्टल मसल्स इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ये अगर नोट करो तो ये बिल्कुल अपोजिट है। अगर ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इंस्पायरेशन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये रिलैक्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे ये मूव अपवर्ड है तो ये मूव अप डाउनवर्ड है यहाँ पे तो ये मूव अपवर्ड है। यहाँ पे रिबकेज लोवर्ड हो रहा है तो यहाँ पे रेज्ड हो रहा है। डायफ्राम अपवर्ड मूव हो रहा है या रेज्ड हो रहा है, उसका क्या मतलब है, वो डोम शेप बन रहा है। अगर मुझे एक ग्रिड का एक सेक्शन याद हो जाए तो मुझे दूसरा सेक्शन बहुत ही आसानी से मुझे याद हो जाएगा। ऐसा हम क्यों करें, ताकि हमें जो पास पेपर के MCQs हैं उनको सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे कि ये एक MCQ आया हुआ है 2012 का AKU EB का, इसमें हमें कह रहे हैं कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं यानी जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है। अब हमें इतना तो याद होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक दूसरे के अपोजिट जाते, तो यानी हम इजीली जो है ना B और C को क्रॉस कर देते, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। और अगर हमें याद होता है ये सारी बातें कि ना एक्सपायरेशन में जो है ना एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है, तो यानी ये तो इंस्पायरेशन की बात है, यानी हमारा डी भी गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर शॉर्टलिस्ट होता है वो होता है ए, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ए हो जाता। तो इस तरीके से अगर हम लोग को आ जाए करना तो हमारे लिए MCQs करना कितना आसान हो जाएगा।